हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इससे पहले जब भी मैंने क्लास ली थी उसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि आप लोगों को पेज नंबर 53 से लेकर 61 तक का जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस कोड में वो आप लोगों को पूरा एक बार देख लेना है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा है तो पहले आप वो एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं जो बताने वाली हूँ वो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ऐसे भी समझ में आए। अभी जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो आप डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड, आप लोगों को मैं रूल्स बताने वाली हूँ डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड्स के, और प्रोसीजर्स बताने वाली हूँ किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, उसके स्टेप्स आप लोगों को मैं बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि पैनल क्या है, और इसके बाद आप लोगों को मैं डेप्थ का कैलकुलेशन, जो आपका फ्लैट स्लैब है उसके डेप्थ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बताया जाएगा। इसके बाद लोडिंग का कैलकुलेशन कैसे करना है और टोटल मोमेंट कैसे निकालना है। इसके अलावा शेयर के लिए चेक कैसे करना है, लोडिंग पैटर्न लोडिंग के लिए किस तरीके से करेक्शन अप्लाई करना है, और टोटल मोमेंट कैलकुलेशन और शॉर्टर डायरेक्शन लॉन्गर डायरेक्शन इन सभी में मोमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर रेनफोर्समेंट की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, और इसके बाद में डिटेलिंग के क्या रूल्स हैं वो आप लोगों को बताया जाना है। इसके बाद हम इसका एक एग्ज़ाम्पल भी लेंगे। अभी जो मैं केस आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है स्क्वायर पैनल हम लोग लेंगे, जिसमें से हम नो ड्रॉप नो कॉलम हेड का जो केस आपको बताया था उसी का डिज़ाइनिंग आप लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले एक वर्ड जो बार बार यूज़ किया जा रहा है वो है पैनल। तो आप लोग पहले ये जानिए कि पैनल क्या है। देखिए अभी जो आपके सामने जो एक स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है वो आप लोगों को एक रेक्टेंगल दिख रहा है। एक्चुअली अगर आप लोगों को जैसे इससे पहले भी आप लोग स्लैब डिज़ाइन करते थे तो आप लोगों को पूरा लेंथ बता दिया जाता था कि इतना लेंथ है, इतना लेंथ है, इतना विड्थ है इस पूरा स्लैब का, और ये लोडिंग इतना इसको बियर करवाना है, कुछ लोडिंग आपको बियर करवाना है, अब आप उसकी डिज़ाइन कर दीजिए। तो डिज़ाइनिंग में हम लोग पहले भी क्या करते थे, डिज़ाइनिंग में हम लोग इससे पहले भी उसकी डेप्थ डिसाइड करते थे सबसे पहले, फिर हम लोग मोमेंट का कैलकुलेशन करते थे, रेनफोर्समेंट डिसाइड करते थे, शेयर रेनफोर्समेंट के लिए चेक करते थे, और लास्ट में उसकी डिटेलिंग दे देते थे। सेम वही काम आपको यहाँ भी करना है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होनी है वो मैं आपको धीरे धीरे आपको बताती चली जाऊँगी। तो जो सबसे पहले जो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है फ्लैट स्लैब में वो ये है कि फ्लैट स्लैब में पूरे स्लैब को एक साथ लेकर सॉल्व नहीं किया जाता है। जैसे कि अभी आप लोग अगर देखो तो आप लोगों को अगर ये बोला जा रहा है कि जो पूरा एरिया जिसमें हमें फ्लैट स्लैब बनानी है उसका अगर लेंथ जो है वो 100 मीटर का है और उसका विड्थ जो है वो 30 मीटर का है, तो ये दोनों डायमेंशंस जो हैं वो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन आप इनको क्या करते हैं, पूरा जो फुल डायमेंशन है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम लोग कट करते हैं, और इस जगह ये डिसाइड करते हैं कि हम ब्लॉक कैसा बनाना चाहते हैं। जो सिंपल तरीका है वो ये होता है कि हम ब्लॉक जो है वो स्क्वायर ब्लॉक्स लेने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर ब्लॉक्स लेने की कोशिश करते हैं मतलब कि पूरे एरिया को हम लोग कई स्क्वायर्स में तोड़ देते हैं। अगर ये पूरे स्क्वायर जो हैं बराबर होते हैं, मतलब लेंथ और विड्थ जो है दोनों एक पर्टिकुलर जो स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं उसको दोनों डायमेंशन जो हैं वो बराबर हैं, तो मतलब ये स्क्वायर पैनल होता है। जैसे कि देखिए अभी इस एग्जांपल में हमने जो लिया हुआ है डायग्राम वो क्या है, 100 मीटर और 30 मीटर का है। अभी इसमें अगर हम लोग देखें तो ये देखिए इसमें क्या है, हम इसको पूरा जो डिस्टेंस है हमने इसको क्या किया, हमने इसको बराबर बराबर ब्लॉक्स में बांट दिया। अभी ये जो बराबर बराबर ब्लॉक्स हैं ये आपको स्क्वायर दिख भी रहे होंगे, तो ये जो स्क्वायर हैं ये स्क्वायर हैं, मतलब कि अगर आप एक ब्लॉक लें, मतलब कि जैसे अगर आप सिर्फ इस ब्लॉक को देखें, इतना पार्ट जो है उसकी डायमेंशंस, ये डायमेंशन यानी और दूसरी डायमेंशन ये वाली डायमेंशन, ये दोनों बराबर हैं। ये जो ब्लॉक जो ये बनाया है हमने इसे हम लोग पैनल बोलते हैं। मतलब पूरे फ्लैट स्लैब को हम बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके एक पार्ट को लेकर हम सॉल्व करते हैं।
उसके एक जो छोटा सा ये इसको लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग जब स्लैब डिज़ाइन करते थे तो स्लैब में हम लोग 1 मीटर के लिए डिज़ाइन करते थे। जब भी लिया जाता था विथ 1 मीटर लिया जाता था, जो भी डायमेंशंस कैलकुलेट की जाती थी 1 मीटर के लिए की जाती थी, और फिर हम लोग रिजल्ट भी 1 मीटर के टर्म्स में देते थे और फिर बोलते थे कि यही रिपीटिशन आगे होता रहेगा। सेम यहाँ केस ये भी यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरी स्लैब को इक्वल डिविजन्स में कट कर देते हैं। जब इक्वल डिवीजन्स में कट कर देते हैं तो अगर वो जो हमने डिवीज़न बनाए हैं उनकी दोनों डायमेंशंस बराबर हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये स्क्वायर पैनल है। ये जो आपको दिख रहा है ये पैनल, जैसे कि ये एक पैनल है, ये एक पैनल है, ये सभी क्या हैं, पैनल हैं। तो जब सारे जो एक पैनल हमने बनाया उसकी दोनों डायमेंशंस अगर बराबर हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पैनल है। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वायर पैनल ही लेकर सॉल्व करें। जैसे कि अभी देखिए ये 100 और 30 का था, तो 100 और 30 का है, तो अगर हम 10 बाई 10 का पैनल लें, 10 बाई 10 का पैनल लें तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आपके सामने दिखेगा। इतने पैनल्स बनेंगे और सारे पैनल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्क्वायर पैनल ही लेकर अपना डिज़ाइन करें। हम चाहें तो रेक्टेंगल पैनल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये 110 का 103 मीटर का है ना, हमारी मर्जी, अगर हम चाहें तो 5-4 ले लें या 10-3 ले लें, कोई भी लेकर हम काम कर सकते हैं। 10-3 नहीं ले सकते हैं, 10 मीटर मल्टीप्लाई 3 नहीं लिया जाता, उसका रीज़न है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन ये कि अगर हम चाहें तो दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव ले सकते हैं, मतलब अगर चाहे तो हम रेक्टेंगल पैनल ले सकते हैं या हम चाहे तो स्क्वायर पैनल ले सकते हैं। इसके अलावा कोई शेप जो है वो सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर आया। हमें जो भी डिज़ाइन करना होता है वो हम पैनल वाइज डिज़ाइन करते हैं। हम अब जो भी आगे फर्दर काम होगा वो हम लोग पैनल पे करेंगे। अब आगे स्लैब कितना विथ है, लेंथ है, इसका यूज़ नहीं होता है। एक बार हमने पैनल के लेंथ डायमेंशंस डिसाइड कर दी तो हमें बस फिर आगे काम जो है वो पूरा पैनल से करना होता है। एक चीज़ और, जो बाहर का डायमेंशन होता है पैनल, जैसे कि ये वाला जो पैनल है इसका डिज़ाइनिंग अलग तरीके से होता है, और जो अंदर के पैनल हैं यानी जैसे ये, उसका डिज़ाइनिंग अलग तरीके से होता है। जो ये जो अंदर के जो पैनल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर पैनल, और ये जो बाहर वाली जो डिस्टेंस होती है ये पूरे रो में जो जितने भी पैनल आएंगे, इसी तरह इधर भी और इधर भी, ये सारे पैनल जो हैं ये सभी एक्सटीरियर पैनल होते हैं। एक्सटीरियर पैनल की डिज़ाइन भी आपको सिखाई जाएगी, लेकिन अभी आप जो सीख रहे हैं वो इंटीरियर पैनल, वो भी स्क्वायर पैनल की डिज़ाइन सीख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केसेस हो नहीं सकते, हो सकते हैं केसेस, लेकिन हमने अभी एक पर्टिकुलर केस लेकर सॉल्व किया है। ठीक, अब इतना बात क्लियर हो गया कि पैनल क्या है, तो अब आगे देखते हैं। पैनल में भी फर्दर हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि देखिए ये हो गया। अब एक पैनल आपको पता चल गया। जब एक बार पैनल की डायमेंशंस डिसाइड हो जाती हैं तो इसके बाद हम पैनल को फिर से कुछ पार्ट्स में तोड़ते हैं। जैसे कि ये जैसे हमने पैनल में डिवाइड कर दिया। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो दो पैनल का जो 4 पैनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे कि एक पैनल ये, दूसरा पैनल ये, तीसरा पैनल ये और चौथा पैनल ये, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है यानी कि ये, इसी जगह पे कॉलम हम लोग डिसाइड कर, इसी जगह हम लोग कॉलम का लोकेशन डिसाइड करते हैं। जैसे कि ये जो जितना भी आपको दिख रहा है, इसमें जो रेड कलर से जितने भी कॉलम का लोकेशन शो किया गया, ये जो रेड कलर से जो लोकेशन शो हो रही हैं, ये हमने कॉलम की लोकेशन को, ये सब जो हैं ये कॉलम की लोकेशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो पैनल होता है वो क्या होता है कि चारों साइड उसमें कॉर्नर्स पे कॉलम होते हैं और उनके सेंटर से जुड़कर जो स्पेस हमें मिलता है उसे हम लोग पैनल बोलते हैं। ठीक, अभी ये देखिए जैसे हमने क्या किया, ये पैनल को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये जो पूरा हमने डायग्राम बनाया था, सबसे पहले हमने क्या किया, उसका पैनल का साइज़ डिसाइड किया और फिर हमने वहीं पर कॉलम्स लगा दिए। अब ये जो एरिया दिख रहा है, जो हमने इसको पिंक कलर से जिसको कलर किया हुआ है, ये पूरा पैनल है। अब जितना भी आगे बातें चलेंगी वो इसी पैनल के लिए चलेंगी। जैसे कि ये अभी इसको हम लोग
आगे देखते हैं। देखिए ये पैनल है। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, पूरा पैनल भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में उसको हम लोग कट करते हैं। जैसे कि ये आपका मेन स्लैब था, अभी ये इसमें क्या होता है, देखिए अभी तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी क्योंकि हमने दोनों डायमेंशंस को बराबर लिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर पैनल हम लोग लेते तो ये चीज़ क्लियर होती कि दोनों डायमेंशंस जो हैं वो बराबर नहीं होते। हम लोग करते क्या हैं कि पूरे पैनल को 3 स्ट्रिप्स में कट करते हैं। स्ट्रिप्स में क्यों कट करते हैं, क्योंकि ये जो है ये मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जो हम लोग मेथड सीख रहे हैं वो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है, यानी एम्पिरिकल कोफिशिएंट मेथड है। इसमें हर एक स्ट्रिप जो है वो अलग अलग मोमेंट जो है वो बियर करती है। मोमेंट का कुछ % जो है वो अलग अलग तरीके से बियर किया जाता है। तो फिर इस चीज़ को हमें देखना होगा। तो स्ट्रिप्स में इन्हें हमें कट करना होता है। तो जब हम स्ट्रिप में कट करते हैं तो 3 स्ट्रिप्स में कट किया जाता है। जैसे कि ये तो स्क्वायर पैनल है, लेकिन इसमें देखिए एक स्ट्रिप हमने ये ली हुई है, दूसरी स्ट्रिप हमारी ये है और तीसरी स्ट्रिप हमारी ये है। ठीक, इसके स्ट्रिप्स का भी जो डायमेंशंस की अगर बात बोलें तो स्ट्रिप्स की डायमेंशंस के बारे में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। वो ये है कि अगर दोनों डायमेंशंस अगर पैनल की L1 और L2 हम लोग माने, और स्क्वायर के केस में L1 = L2 होगा, तो अगर हम लोग डायमेंशंस L1 और L2 मानते हैं तो ये जो डायमेंशन ये जो ग्रीन कलर से जो हम लोगों को स्ट्रिप मैंने दिखाया है, ये आपका होता है ये, और ये जो स्ट्रिप होता है ये होता है कॉलम स्ट्रिप। और ये जो बीच में जो वाइट कलर से दिख रहा है आपको, ये है आपका मिडिल स्ट्रिप। ठीक, अगर हम डायमेंशन की बात बोलें तो ये कुछ इस तरह होता है कि जो कॉलम स्ट्रिप होता है, कॉलम स्ट्रिप का जो थिकनेस होता है, मतलब कि ये इतना डिस्टेंस, ये जो थिकनेस होता है वो क्या होता है 0.25 टाइम्स ऑफ L1 या फिर 0.25 टाइम्स ऑफ L2, दोनों में से जो कम होता है वो लिया जाता है। मतलब अगर ये माने कि L1 डिस्टेंस ये है और L2 डिस्टेंस ये पूरा है, तो L/4 दोनों में से जो मिनिमम होगा L/4 वो ये थिकनेस दिया जाएगा। L/4 इधर भी और L/4 इधर भी, और जितना बचेगा यानी L/2 बचेगा वो जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। ये हमने एक डायरेक्शन की साइड से देखा है। ठीक, जैसे ये एक डायरेक्शन की साइड से दिख रहा है, मतलब कि ये पूरा स्ट्रिप दिख रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रिप आपको दिख रहा है, यही चीज़ यही सेम जो है वो दूसरी साइड भी कट किए जाते हैं। ये जैसे कि देखिए इसमें मिडिल वाला जो पार्ट है जो अब येलो कलर से दिख रहा है वो आपका कॉलम मिडिल स्ट्रिप है, और जो ग्रीन से दिख रहा है वो आपका कॉलम स्ट्रिप है। येलो से जो दिख रहा है वो मिडिल स्ट्रिप है, और जो ग्रीन से दिख रहा है वो आपका कॉलम स्ट्रिप है। सेम इसी तरह हम लोग दूसरी साइड भी कट करते हैं। जैसे कि इससे पहले देखिए तो कुछ इस तरीके था, ये ऐसे था डायरेक्शंस देखिए, और दूसरी साइड दूसरी बार भी जब हम लोग कट करते हैं तो कॉलम स्ट्रिप ग्रीन से दिख रहा है और जो वाइट से दिख रहा है वो आपका है मिडिल स्ट्रिप। अब हम इसको येलो से भी शो करेंगे। ये देखिए अभी अगर ये दोनों डायरेक्शन में कट किया जाता है, लेकिन अगर आप स्क्वायर पैनल पे काम कर रहे हैं तो ये दोनों ही डायमेंशंस आप लोगों को दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न आपको आगे समझ में आएगा। अभी अगर यही चीज़ रेक्टेंगुलर होती तो दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, अभी अगर आप देखो एक साथ अगर दोनों को जब हम लोग इसे मर्ज करेंगे तो देखिए अभी आप लोग को समझना होगा। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कॉलम स्ट्रिप है जो मैंने पहले डायग्राम दिखाया था उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कॉलम स्ट्रिप है जो पहले डायग्राम दिखा था उसके अकॉर्डिंग, और ये जो है ये पूरा आपका मिडिल स्ट्रिप है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरी डायमेंशन जब आपको मैंने दिखाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कॉलम स्ट्रिप था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कॉलम स्ट्रिप था, और ये जो पूरा पार्ट था ये मिडिल स्ट्रिप का था। मतलब अगर आप पूरे इसमें देखें तो ये जो रेड वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है कॉलम और मिडिल स्ट्रिप के लिए। ठीक है,
अब मुझे लगता है अभी आप लोगों को पैनल समझ में आ गया होगा कि पैनल क्या होता है, हम लोग उनकी डायमेंशंस कैसे लेते हैं। पैनल की डायमेंशन डिसाइड करने के लिए हम पूरी तरह फ्री होते हैं, लेकिन कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप की डायमेंशंस के लिए प्रॉपर रूल आपको दिए गए हैं उसके डायमेंशंस डिसाइड करने के लिए, कॉलम स्ट्रिप की डायमेंशंस वगैरह डिसाइड करने के लिए, जो आप धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन पैनल का साइज़ डिसाइड करना आपके हाथ में होता है, हम उसे खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अभी जो काम आपने देखा वो क्या था, वो सिर्फ एक पैनल के लिए था। अब अगर इसी चीज़ को आप पूरी फ्लैट स्लैब में देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये हमने क्या किया है, हमने इसको स्ट्रिप्स में कट किया है। स्ट्रिप्स में कट किया है, वो इस तरह कट किया है कि ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, जो ग्रीन लाइन दिख रही है, और फिर आपको कॉलम की लोकेशंस दिख रही हैं, और फिर जो ग्रीन लाइन दिख रही है, वो पूरा स्ट्रिप जो होता है, वो पूरा स्ट्रिप आपको शो कर रहा है कॉलम स्ट्रिप का। जो चीज़ आपको एक सिंपल एक पैनल में बताई गई थी, वही चीज़ अब आपको पूरे स्लैब में दिखाने की कोशिश की है मैंने। अभी इसमें यही चीज़, ये पहले एक डायरेक्शन के लिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इस चीज़ को आप थोड़ा लार्ज करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये अभी आप लोग जो डायग्राम देख रहे थे, वो सिर्फ इतना पार्ट था, सिर्फ इतना पार्ट आप लोगों को दिखाया जा रहा था, जिसमें आप लोगों को दो पार्ट दिख रहे थे, एक ये कॉलम स्ट्रिप दिख रहा था, एक ये कॉलम स्ट्रिप दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पूरे को एक साथ में देखेंगे तब ये चीज़ें कुछ ऐसे दिखेंगी। मतलब पूरा जब एक साथ आप देखोगे तब आपको पूरा स्ट्रिप दिखेगा कि जो ग्रीन वाला जो पूरा जोन होता है वो पूरा एक स्ट्रिप है, और जो दूसरा ग्रीन वाला जो है वो दूसरा है। इसे हम लोग कॉलम स्ट्रिप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी जोन में, इसी स्ट्रिप में आपके सारे कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। अब ये दोनों डायरेक्शन पे काम किया जाता है। अभी जो दिख रहा है वो आपको एक डायरेक्शन के लिए दिख रहा है, और अभी नेक्स्ट इसमें आप लोगों को यही चीज़ आपको दूसरी डायरेक्शन की साइड भी दिखेगी। अब इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह भी देख सकते हैं, जो मैं आपको पहले दिखाया। देखिए, अभी ये जो ग्रीन जोन जो आपने देखा, ये पूरा ये कॉलम स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा। और इसके बाद जो दूसरा आप देखिए, जो दूसरी डायरेक्शन पे भी है ग्रीन जोन, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अभी जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा कॉलम स्ट्रिप आपको दिख रहा है, ठीक। अभी देखिए इसके आगे, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर से, ये सिर्फ आपको मिडिल स्ट्रिप दिख रहा है। अभी दूसरे उसमें आपको मिडिल स्ट्रिप दूसरी डायरेक्शन पे दिखेगा, ठीक। जैसे इसमें भी ये दिखाने की कोशिश की है मैंने कि ये जो येलो वाला है वो इस तरह, ठीक। तो अभी तक आप लोगों को जितना भी है, मैंने पैनल बताया कि पैनल क्या होता है। मेनली पैनल बस इतना सा बात होता है कि पूरे जो स्लैब आपको दिया गया है उसको हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। अगर जो पार्ट्स हमने डिसाइड किए हैं वो क्या हो, सिमेट्रिकल होने चाहिए, मतलब वही पार्ट आगे रिपीटिव होने चाहिए। क्योंकि अगर हम एक को डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग फर्दर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक जो जैसा भी जो भी डायमेंशंस आई, रेनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग आई, वही फर्दर आगे रिपीट होती है। इसमें भी दो तरीके के पैनल होते हैं, एक इंटीरियर पैनल होता है, एक एक्सटीरियर पैनल होता है। जो इंटीरियर पैनल होता है उसकी डिज़ाइनिंग आप सीखेंगे, एक्सटीरियर पैनल की डिज़ाइनिंग थोड़ा अलग होती है, मैं वो भी आपको बताऊँगी, ठीक। दूसरी चीज़, अभी आप लोगों को ये बताया गया कि पूरा पैनल को हम लोग 3 स्ट्रिप में कट करते हैं। सबसे पहले कॉलम स्ट्रिप, एंड देन मिडिल स्ट्रिप, एंड देन अगेन कॉलम स्ट्रिप, ठीक। कॉलम स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप का जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, जो विड्थ हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है, वो L1 और L2 में से जो कम होता है वो डिवाइड बाई 4, मतलब L/4 लेते हैं। L/4 कॉलम स्ट्रिप, L/4 कॉलम स्ट्रिप, और जितना बचता है वो आपका मिडिल स्ट्रिप हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो हम लोग डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। एक चीज़ और, डिज़ाइन में आने से पहले एक चीज़ और आपको सीखनी है कि अगर जैसा ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, ज़रा ये पहले देख लीजिए, 1 मिनट। अब आप लोगों को ये जो दिख रहा है वो देखिए, ये जो पार्ट है ये आपका कॉलम है, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका फ्लैट स्लैब का है, और ये जो पार्ट बचता है ये आपका है आपका कॉलम हेड, ठीक, कॉलम हेड। अब देखिए, अगर
कॉलम हेड जो है, कॉलम हेड को कितना फ्लेयर्ड करना है, कितना उसको मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, सपोज अगर ये कॉलम है तो हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि हम चाहें तो फ्लेयर्ड ऐसे दे दें, या चाहें तो फ्लेयर इतना कर दें, या चाहें तो फ्लेयर इतना कर दें। लेकिन आप कितना भी आगे फ्लेयर करते चले जाइए, लेकिन जो कैलकुलेशन में या जो डिज़ाइन में जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट लिया जाता है जितना यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाने पर आएगा। ये जो पूरा आता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाने पर जितना पार्ट आता है सिर्फ उतना ही पार्ट लिया जाता है। जैसे कि देखिए इस पे ये बात दिया भी हो, ये कोड का फ़ोटो है शायद, ठीक है। तो इसमें ये बात आपको क्लियर की गई है कि जो डायमेंशन जो यहाँ पर लिया जाएगा, मतलब कि ये देखिए ये जो है ये डाया ऑफ कॉलम है, और यहाँ पर ये जो कॉलम हेड का जो डाया दिया गया है या डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है, वो आपका है इधर से जो 90 डिग्री का एंगल बनाने पर जो डिस्टेंस बच रही है वही हम लोग यूज़ किए थे। बाकी ये जो एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं इसको हम लोग डिज़ाइन पार्ट में कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। इस डायग्राम में बस हमें इतना ही आपको बताना था। अब देखिए नेक्स्ट आप देखते हैं, ये जो डायग्राम है ये फिगर नंबर 17.4 है। ये आपकी उस पर आपके IS कोड में भी है, और 17.4 अच्छा ये आपको दिया गया है, इसमें चेक कर लीजिए 58 पेज नंबर पे जो आपका IS कोड में जो फिगर है वो आपका फिगर नंबर 14 आएगा। सेम वही ये डायग्राम हमने दिया है। इसमें देखिए इसमें क्या है, सभी जितने तरीके के सेक्शन हो सकते हैं उन सभी सेक्शन का आपको क्रिटिकल सेक्शन दिया गया है। जैसे कि देखिए रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल दो ही हमारे काम के होते हैं। इनको देखिए आगे भी मैंने बनाया है, इसको आगे देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि ये है रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये जो पूरा एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपका कॉलम भी हो सकता है, कॉलम हेड भी हो सकता है, ठीक। तो ये अगर कॉलम है तो इससे d/2 डिस्टेंस पर, ये जो है d/2, इधर से भी d/2 डिस्टेंस पर हम लोग क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे 2A शेयर के लिए हम लोग फर्दर चेक करेंगे, तो इससे पहले भी 2A शेयर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन हम लोग लेते थे वो d/2 डिस्टेंस पर ही होता था। 1वे शेयर के लिए यहाँ हम लोग चेकिंग करते नहीं हैं। जो इससे पहले 1वे शेयर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन d डिस्टेंस पर होता था वो अब इसमें नहीं है। तो 2A के लिए जो डिस्टेंस 2A के लिए तो ऐसे भी d/2 डिस्टेंस पर ही क्रिटिकल सेक्शन रखते थे, वो अभी भी हैं। सेम इसी तरह देखिए सर्कल के लिए भी, क्योंकि मेरे इससे पहले वाले उसमें भी मैंने आपको ये बात बताया था कि जो कॉलम है वो सर्कल भी दिया जा सकता है और रेक्टेंगल भी दिया जा सकता है। अगर कॉलम भी दिया जाता है तो कॉलम से भी d/2 डिस्टेंस पर क्रिटिकल सेक्शन होगा 2A शेयर के लिए। अब ये d क्या है, d जो है वो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैट स्लैब, ठीक है। तो वो आपको मैं बताऊंगी कि इफेक्टिव डेप्थ जो है कैसे निकाला जाता है। दूसरे तरीके के सेक्शन के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब हमें नहीं दिए जाते हैं। हमें सिर्फ दो ही दिए जाते हैं, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो सर्कल होगा। सिर्फ दो ही सेक्शन हमें सीखने होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद अब जैसे कि मैंने पहले भी इसमें बताया था कि 4 केसेस हो सकते हैं, 4 तरीके से स्लैब जो है वो डिज़ाइन की जा सकती है। वो क्या क्या केसेस हैं कि या तो सिंपल जो है स्लैब सिर्फ डायरेक्ट आपके कॉलम पे रेस्ट करे, मतलब सिर्फ फ्लैट स्लैब विदाउट कॉलम हेड और विदाउट कुछ भी होगा, विदाउट जो हेड होता है कॉलम हेड, या फिर जो फ्लैट उसका जो जोन बनाते थे वो बिना उसके। तो फिर अब जो रहेगा ड्रॉप, मतलब विदाउट ड्रॉप और विदाउट कॉलम हेड, दोनों के केस के लिए। तो अगर हम देखें इसमें, देखिए ये जो केस मैं जिसके बारे में बोल रही थी वो यही कि ये जो है ये आपका स्लैब है और वो डायरेक्टली क्या है, कॉलम पे रेस्ट है। यहाँ पर ना ही ड्रॉप यूज़ किया गया है, ना ही कॉलम हेड यूज़ किया गया है। तो इसके लिए जो क्रिटिकल सेक्शन लिया जाता है वो क्या होता है, d/2 डिस्टेंस पर लिया जाता है। इससे पहले जो आप लोगों को क्रिटिकल सेक्शन बताया जा रहा था
वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉलम के क्रॉस सेक्शन पे बेस पर आपको बताया जा रहा था। लेकिन अब जो बताया जा रहा है वो टाइप ऑफ फ्लैट स्लैब बेसिस पे बताया जा रहा है। मतलब कि इससे पहले जो मैंने ये बोला था कि आपको d/2 डिस्टेंस पे लेना है, लेकिन d/2 के लिए जो बेस होगा वो कहाँ से d/2 लेना है वो ये डिसाइड होगा। जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है, जो कि कॉलम के सरफेस से d/2, और d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस पर हमारा जो सेक्शन है वो होगा। दूसरा केस अगर आप देखें तो इसमें दूसरा केस ये देखिए, दूसरे केस में अगर आपको कॉलम हेड दे दिया जाए, कॉलम हेड दिया जा रहा है और कॉलम हेड सिर्फ कॉलम हेड है, मतलब फ्लैट स्लैब देन कॉलम हेड एंड देन कॉलम, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिया गया है तो उसके लिए जो सेक्शन हम लोग मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं। पहले तो हम लोग करते क्या हैं कि 90 डिग्री बनाता हुआ डाया लेते हैं। मतलब अगर ये डिस्टेंस हमें पता है तो यहाँ से 90 डिग्री बनाता हुआ जो यहाँ तक पहुँचेगा, जो जितना डिस्टेंस, सिर्फ इससे पहले मैंने बोला था सिर्फ इतना ही डाया या इतना ही डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो हम लोग इसे ऐसे भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से d/2 डिस्टेंस पर हम लोग अपना क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं। और उस क्रिटिकल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन देखने में कैसा दिखेगा वो ये डिसाइड करता है कि कॉलम का साइज़, कॉलम का क्रॉस सेक्शन कैसा है। वैसे कॉलम के क्रॉस सेक्शन के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो जो मैं अभी धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी मैं। अभी देखिए जो तीसरा केस है, इस तीसरे केस में आपको स्लैब दिया गया है, फ्लैट स्लैब है, उसके बाद जो है ड्रॉप है, उसके बाद कॉलम हेड है एंड देन कॉलम है। इस केस के लिए हम लोगों को 2 जगह पर क्रिटिकल सेक्शन चेक करने होते हैं। पहला जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो देखिए वो यहाँ पर है, जहाँ पर कॉलम हेड ख़त्म हो रहा है। जो कॉलम हेड है, एक चीज़ और, कॉलम हेड अभी भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि 90 डिग्री वाली डिस्टेंस ही, जो आगे फ्लेयर्ड पोर्शन का 90 डिग्री वाला पोर्शन ही लिया जाएगा। इससे आगे अगर आप एंगल बढ़ा देते हैं तो वो एरिया कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस के लिए हम लोग सिर्फ कितना लेंगे, इस कॉलम जहाँ से ये कॉलम ख़त्म है, जो कॉलम हेड ख़त्म है, उस कॉलम हेड से d/2 डिस्टेंस पर एक सेक्शन चेक करते हैं। इसके अलावा जहाँ से ये ड्रॉप ख़त्म है, उस ड्रॉप से भी d/2 डिस्टेंस पर एक सेक्शन चेक करते हैं। मतलब और एक और केस, मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें दो जगह हमें मतलब क्रिटिकल सेक्शन हमारा होगा, उन दोनों जगह पर हमें चेक करना होगा 2 वे शेयर के लिए। मेनली ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप लोग 2 वे शेयर के लिए चेक करेंगे तो 2 वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा वो ये सारे रूल्स डिसाइड करेंगे। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 3 केसेस डिस्कस किए। जो चौथा केस हमारे पास बचता है वो क्या होता है कि ऊपर आपका फ्लैट स्लैब हो, उसके नीचे आपका ड्रॉप आपको दिया जाए और उसके नीचे डायरेक्टली आपको कॉलम दे दिया जाए। अगर ऐसा केस आता है तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें जहाँ से ड्रॉप ख़त्म हो रहा है उस ड्रॉप के जो ख़त्म होने वाला डिस्टेंस एरिया मतलब पॉइंट है, उस पॉइंट से d/2 डिस्टेंस पर हमें क्रिटिकल सेक्शन मानते हैं। मतलब टोटल 4 केसेस आपको बताए मैंने। वो केसेस क्या थे, सबसे पहला केस जो होता है कि आपका स्लैब है और तुरंत कॉलम स्टार्ट है। इस केस में आपका जो कॉलम का जो पेरीफेरी है उससे d/2 डिस्टेंस पर आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है। दूसरा केस, जब आपको पैनल प्रोवाइड किया जाए, मतलब फ्लैट स्लैब दिया जाए और फ्लैट स्लैब के नीचे आपको कॉलम हेड दिया जाए, जो फ्लेयर्ड पोर्शन होता है वो दिया जाए और फिर उसके बाद आपको कॉलम दिया जाए। तो इस केस के लिए कॉलम से 90 डिग्री एंगल बनाती हुआ जो फ्लेयर्ड हमारा आएगा, उस फ्लेयर्ड का जहाँ पर ख़त्म होता है उस फ्लेयर से d/2 डिस्टेंस पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है। थर्ड केस आपका फ्लैट स्लैब होगा और फिर आपका ड्रॉप होगा एंड देन ड्रॉप के बाद आपको कॉलम दिया जाएगा। अगर ये ऐसा केस है तो इस केस में आपको जहाँ से ड्रॉप की डायमेंशंस ख़त्म होती हैं उसके बाद d/2 डिस्टेंस पर
आपको क्रिटिकल सेक्शन मानना है। चौथा केस जो होता है वो आपका सबसे ऊपर पैनल होगा यानी फ्लैट स्लैब होगा, उसके नीचे आपका ड्रॉप होगा, उसके नीचे आपका कॉलम हेड होगा और उसके सबसे बाद में आपका कॉलम होगा। इस केस के लिए हमें 2 क्रिटिकल सेक्शन चेक करने होते हैं। जो फर्स्ट क्रिटिकल सेक्शन होता है वो जहाँ पर कॉलम हेड खत्म हो रहा होता है उससे d/2 डिस्टेंस पर, और जो दूसरा सेक्शन होता है वो आपका जहाँ से फ्लैट स्लैब का जो ड्रॉप है जहाँ से ख़त्म हो रहा होता है उससे d/2 डिस्टेंस पर हमें लेना होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है और ये भी हो गया है डिस्कशन, और इसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया है मैंने। ओके, अब जो ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है। ओके, देखिए अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग। ये आपको जो मैंने बता दिया वो सिर्फ इतना बताया कि पैनल कैसे डिसाइड करते हैं, उन्हें स्ट्रिप्स में कैसे कट करते हैं, इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिज़ाइन के लिए आप लोगों को जो देखना है वो आप सबसे पहले देखिए, पहले तो आप IS कोड उठाइए। IS कोड में पेज नंबर 53 पे देखिए। पेज नंबर 53 पर क्लॉज नंबर देखिए 31.2.1। इस पे देखिए ये एक क्लॉज दिया हुआ है थिकनेस ऑफ स्लैब। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इन सब का जो मतलब है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि 23.2 पर आपको क्लॉज नंबर 23.2 पर आपको देखना है। तो 23.2 जो है वो क्लॉज नंबर खोलते हैं तो इसमें देखिए आपको दिखेगा क्या, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब इसमें जो लेंथ डिसाइड होती है, जो डेप्थ डिसाइड होती है वो L/D रेशियो पे डिसाइड होती है। अब देखिए यहाँ पर ये आप डी डिसाइड करने का मतलब डेप्थ डिसाइड करने का ये आप एक तरीका सीख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगी जो कि उसे भी आपको फॉलो करना होगा, लेकिन पहले आप ये तरीका सीखें। तो इसमें क्या है, L/D रेशियो जो है वो आपका कितना होना चाहिए। देखिए नीचे जो इसमें भी मैंने इसका कॉपी भी किया हुआ है। इसमें देखिए ये कंटिन्यूअस के लिए जो ये जो डिजिट ली गई है 26, ये वैल्यू यूज़ की जाती है। यानी L/D की वैल्यू जो है वो 26 के बराबर ली जाती है। वैसे तो इसके बहुत सारे रूल हैं, एक बार इसको देख ही लेते हैं। देखिए L/D जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 26 होनी चाहिए। कंटिन्यूअस ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो पूरा फ्लैट स्लैब है वो क्या होता है, वैसे तो हम एक पैनल पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैनल है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उसे हम लोग कंटिन्यूअस मानते हुए सॉल्व करते हैं। तो जो टोटल आपका डिफ्लेक्शन आता है, मतलब टोटल जो L/D रेशियो आता है आपका, वो L/D रेशियो कितना होना चाहिए, वो होता है L/D रेशियो इक्वल टू ये जो आपको 26 दिया हुआ है इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई एक मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब वो मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड होता है, ये आपको मिलेगा क्या, उसी के जस्ट बाद 38 पेज नंबर पे आइए। 38 पेज नंबर पे आपको फिगर नंबर 4 देखना है। फिगर नंबर 4 देखिए, इसका जो ये इसमें भी मैंने लिया हुआ है, इसमें देखिए एक मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये है मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर इधर साइड है, ये इधर से डिसाइड होगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, इसमें जो डायग्राम दिए गए हैं वो एफएस की वैल्यू पे दिए गए हैं। ये देखिए ये एफएस की वैल्यू पे डिफरेंट कर्व बने हुए हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि एफएस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये एफएस की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को देखिए ज़रा आप। इस फॉर्मूले में आपको ये बताया गया है कि एफएस इक्वल टू 0.58 मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई मतलब कौन किस ग्रेड का आपको कंक्रीट लिया गया, सॉरी किस ग्रेड का स्टील लिया गया है वो आप लोग को पता है। और एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। जब अभी तक हमने एरिया ऑफ स्टील ही नहीं डिसाइड ही नहीं किया है एरिया ऑफ स्टील, तो हम लोग ये कैसे मान सकते हैं कि हमें कितना हमने कैलकुलेशन में आया और कितना हमने आगे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जितना भी एरिया ऑफ स्टील आगे कैलकुलेट होगा, हम ना उससे ज़्यादा करेंगे ना उससे कम, तो हम कर भी नहीं सकते हैं। तो जितना आएगा हम उतना ही लेकर काम करेंगे आगे। तो
एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड, हम इन दोनों को बराबर मान लेते हैं। जब इन दोनों को बराबर मान लेते हैं तो मतलब सीधी बात है ये सभी जगह ये चीज़ वैलिड होगी। तो यानी Fs इक्वल टू 0.58 मल्टीप्लाइड बाई Fy मल्टीप्लाइड बाई 1 रह जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपको Fe415 के लिए डिसाइड करने के लिए बोला गया तो Fy की जगह 415 यूज़ होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Fs की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इस केस के लिए देखेंगे तो Fs की वैल्यू जो मिलती है 415 के लिए वो नियर अबाउट मिलती है 240 के आसपास मिलती है। एक बार जब Fs की वैल्यू डिसाइड हो जाती है तो फिर देखिए ये जो दिया गया है नीचे परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए दिया गया है। अब एक बात फिर से आ जाती है कि अभी तक तो हमने रेनफोर्समेंट दिया नहीं है तो हमें क्या पता कि आगे कितना रेनफोर्समेंट आने वाला है। तो अगेन फिर से हम लोग वही बात करते हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं ऐसे केसेस के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं 0.12% इन केस ऑफ HYSD बार, और अगर माइल्ड स्टील यूज़ किया गया है तो 0.15% क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो 0.12% के लिए मतलब वो कहीं इस जगह पर आएगा, नियर अबाउट इस जगह पर आएगा। और जब इस जगह पर आएगा और Fe415 के लिए मतलब ये वाला कर्व यूज़ होगा तो ये जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा नियर अबाउट ये, और ये जो वैल्यू जहाँ पर टच हुआ ये वैल्यू जो है वो कितना आया, नियर अबाउट इस जोन में आएगा। वैल्यू जो है वो लगभग इस जोन में आएगी। तो 1.6, 1.7, 1.8 ऐसे कुछ वैल्यू हम लोग उसको मॉडिफिकेशन फैक्टर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। ये वैल्यू अलग हो जाती है जब हम लोगों का ग्रेड ऑफ स्टील का जो ग्रेड है वो अगर वो अलग हमको दिया जाता है तो ये वैल्यू जो है वो अलग तरीके से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है L/D रेशियो जो है वो डिसाइड हो जाता है। L/D रेशियो जो है वो होता कितना है, इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई मॉडिफिकेशन फैक्टर, और मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो इस फिगर नंबर 4 पेज नंबर 38 से डिसाइड होता है। ठीक, जब एक बार ये डिसाइड हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है कंप्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो L/D रेशियो जो है डिसाइड हो गया। एक चीज़ और जो रूल है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूल है ये आप लोगों को किस में दिया गया है, देखिए क्लॉज नंबर 31.2.1 में अगर आप देखते हैं क्लॉज नंबर पे तो आप लोगों को एक चीज़ दिखेगी 31.2.1 में। देखिए इसको अगर आप देखें तो ये देखिए इसमें बात क्लियरली मेंशन है कि अगर आप विदाउट ड्रॉप का केस ले रहे हैं, जैसे कि अगर विद ड्रॉप का केस ले रहे हैं तो अभी जो L/D रेशियो का जो अभी आया है मॉडिफिकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप विदाउट ड्रॉप का केस सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल में क्या करना है, हमें जो भी आया L/D रेशियो उसको हमें 0.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर है वो ये कि जो भी थिकनेस आती है उसे हमें चेक करना होता है कि वो 125 mm से ज़्यादा ही होनी चाहिए। मिनिमम थिकनेस जो होती है स्लैब के लिए वो 125 mm हम लोग मतलब इस कोड में प्रोवाइड किया गया है उसके लिए। ठीक है, तो मीन्स अभी अगर आप फिर से देखें तो आपको थिकनेस डिसाइड करने के लिए आपको मैं 2 मेथड बताऊंगी, जिसमें से पहला जो तरीका है, जो पहला जो मेथड है वो ये है कि L/D रेशियो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। और L/D रेशियो में भी ये देखा जाता है कि हमें किस तरीके की हमने उसे स्लैब माना हुआ है, हमने उसे कंटिन्यूअस स्लैब माना हुआ होता है। तो यानी जो L/D रेशियो है और 26 आता है आई थिंक, उस 26 में हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है और किस ग्रेड का स्टील दिया जा रहा है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब हम लोग किस ग्रेड का स्टील दिया जा रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील भी हमें नहीं पता होता, तो हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट मान लेते हैं, मतलब 0.12% इन केस ऑफ HYSD बार्स, और इन केस ऑफ माइल्ड स्टील हम लोग 0.15% मान लेते हैं। जब एक बार हमने परसेंटेज ऑफ स्टील डिसाइड कर दिया और किस तरीके का स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिसाइड कर दिया, तो हमें FS की वैल्यू मिल जाती है। जब FS और X डायरेक्शन में जो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है उस बेसिस पे हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर ये एक बार जब हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर डिसाइड हो गया तो L/D रेशियो की वैल्यू हमें मिल जाती है।
इसमें अगर हमें ड्रॉप हमने प्रोवाइड किए हैं तो हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ इन्हीं L/D रेशियो और मॉडिफिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ही वो डायरेक्टली यूज़ करना होता है। लेकिन अगर हमने ड्रॉप नहीं यूज़ किया है तो ये जो L/D रेशियो इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई मॉडिफिकेशन फैक्टर, इसमें और 0.9 का मल्टीप्लाई करना होता है। इस एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है, ये जो L/D है वो क्या है, L जो है वो हायर वाली लेंथ होती है। जैसे कि पैनल में अगर आपका स्क्वायर पैनल है, मतलब 5 मीटर बाई 5 मीटर का पैनल है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें L1 L2 बराबर हैं तो कोई भी L हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर पैनल होता, मतलब सपोज़ 5/3 का पैनल होता, 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर का पैनल होता, तो हम लोग हायर वाली डायमेंशन लेते हैं, मतलब 5 मीटर जो है वो यूज़ किया जाएगा डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। इससे हम लोग क्या करते हैं, L हमें पता होता है, इधर साइड का फैक्टर वगैरह का मल्टीप्लाई करने पर हमें पता होता है, और D की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक तरीका हुआ। इससे जो वैल्यू हमें मिलती है वो नॉर्मली, ये जो वैल्यू हमें मिलेगी आप करके देखिएगा, ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू 2-वे शेयर में फेल हो जाता है। हमारा जो बीम, जो हमारा स्लैब डिज़ाइन होगा वो 2-वे शेयर में हमेशा फेल हो जाता है अक्सर। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और रेशियो यूज़ करते हैं। वो रेशियो क्या होता है कि अगर Fe415 यूज़ किया गया है, Fe415 स्टील यूज़ किया गया है, तो जो L/D रेशियो है वो डायरेक्टली हम लोग 32 लेते हैं। लेकिन इसमें भी वो रूल फिर भी अप्लाई होता है कि अगर हम लोग विद ड्रॉप ले रहे हैं तो L/D रेशियो इक्वल टू 32 डायरेक्टली यूज़ होगा, और अगर विदाउट ड्रॉप ले रहे हैं तो L/D रेशियो इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 0.9। ठीक है, अभी अगर इसी जगह पर Fe415 ना देकर Fe250 दिया गया होता तो यही L/D रेशियो जो है वो 40 यूज़ किया जाता। मतलब विद ड्रॉप के लिए L/D रेशियो इक्वल टू 40 एंड विदाउट ड्रॉप के लिए L/D रेशियो इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.9। ठीक, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू हमें मिल जाती है वो हायर वैल्यू हम लोग D के कैलकुलेशन में ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जितना भी सीखने वाले हैं वो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड में सीखने वाले हैं। डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड तो वैसे तो पूरा लिखा हुआ है, उसको आपको देख लेना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। वो ये कि जो मिनिमम जो पैनल होने चाहिए वो कम से कम 3 पैनल होने ही चाहिए, जो आप लोग जिसके लिए आप लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर स्क्वायर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर पैनल आपने लिया हुआ है तो जो शॉर्टर डायरेक्शन है और लॉन्गर डायरेक्शन है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। वो दोनों का डिवीज़न जो होना चाहिए वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान है, जब मैंने आपको इनिशियल पैनल का साइज़ लेने के लिए बोला था तो मैंने बोला था कि ये 110 का है तो हम इसे 10/3 का ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये बोला था नहीं 10/3 नहीं ले सकते। रीज़न यही है क्योंकि अगर आप 10/3 लेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब फिर आप उसमें ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते थे। इसलिए जो दोनों डायमेंशंस ली जाती हैं उनको खुद का रेशियो जो होता है वो 2 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट आप लोगों को देखना है वो क्या है कि जो लास्ट में जो पैनल बचता है, जो मैंने बोला था कि खैर ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप लास्ट वाला देखेंगे। एक चीज़ और वो ये कि डिज़ाइन लाइव लोड जो होना चाहिए वो डेड लोड का 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान है, शुरुआत में जब मैंने इससे पहले वाले वीडियो जब मैंने डाली थी उसमें मैंने ये बात बोला था कि जो लोड आएगा वो कम आता है। वो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डेड लोड जो होता है उसका 3 गुना से ज़्यादा लाइव लोड नहीं आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट किसकी है, जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं उस मेथड को यूज़ करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। तो सभी चीज़ें तो नहीं, लेकिन पैनल का साइज़ और इसके अलावा लाइव लोड और डेड लोड, इन दोनों के लिए हमें चेक करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको चेक करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अभी तक क्या हो चुका है, हम लोगों ने जो है डेप्थ डिसाइड कर दी। एक चीज़ और जो यहाँ पर मुझे आपको बतानी चाहिए थी वो ये कि हमने जो अभी जो डेप्थ डिसाइड की वो आपका आया है इफ़ेक्टिव डेप्थ के बाद आपको टोटल डेप्थ भी कंसीडर करनी होती है।
जो मैं बताने वाली हूँ वैसे वो मैं आपको को इससे पहले भी स्क्वायर फुटिंग में या रेक्टेंगुलर फुटिंग में, इन दोनों में मैंने आपको बता दिया है। वो ये है कि दो पैनल, जो अभी मैंने आपको बताया ना, दो साइड से आप इसमें रेनफोर्समेंट डालेंगे, तो जो डी आया है अभी, अगर आप डी में सिर्फ आप इफ़ेक्टिव कवर देकर अगर आप टोटल डेप्थ निकाल लेते हैं तो ये गलत तब हो जाएगा जब आप दूसरा लेयर भी आप डालेंगे रेनफोर्समेंट का। यहाँ पर जब दो लेयर डलनी है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि जो डेप्थ आया, जो डिस्टेंस आया, इफेक्टिव डेप्थ जो आया, उस इफेक्टिव डेप्थ में आपको डाया ऑफ रेनफोर्समेंट भी प्लस करना होगा, प्लस इफेक्टिव कवर। तब आपका ये तीनों प्लस करने पर आपका टोटल डेप्थ जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो और डाया की अगर बात बोलें तो रेनफोर्समेंट का डाया जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो डाया जो है ज़्यादा नहीं लेते हैं, मतलब 8, 10, 12 कुछ इतना ही लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हायर डाया रेनफोर्समेंट का यूज़ नहीं किया जाता है यहाँ पर। डाया रेनफोर्समेंट का डाया क्या लेना चाहिए ये भी डिसाइड हो गया है। डेप्थ के बारे में डिसीजन लिया जा चुका है, और कौन कौन सी चीज़ें इस मेथड को यूज़ करने से पहले चाहिए, हमने ये सब भी डिसाइड कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मोमेंट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए क्लॉज नंबर देखिए 31.4.2.1 31.4.2.1 ये जो है पेज नंबर पे 55 पे आएगा। पेज नंबर 55 पे देखिए क्लॉज नंबर 31.4.2.1। इसमें अगर आप देखिए तो जो टोटल मोमेंट है वो इक्वल टू कैपिटल W ln डिवाइड बाई 8 ये कैलकुलेट करना है। जिसमें से कैपिटल W जो है वो m0 जो है वो क्या है, टोटल मोमेंट है जो आने वाला है आपके पैनल पे, टोटल मोमेंट। और जो कैपिटल W जो है वो क्या होता है, डिज़ाइन लोड ऑन एरिया L2 और Ln। ठीक, L2 क्या है, Ln क्या है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ आपको बता ही देती हूँ। देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, L1, L2 और Ln। तो इसमें L1 क्या होता है, जिस डायरेक्शन के लिए आप काम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन को L1 बोलते हैं, और उसकी परपेंडिकुलर जो होती है डायरेक्शन, वो डायरेक्शन आपकी L2 होती है। क्योंकि अभी हमारा जो पैनल डिज़ाइन होगा वो रेक्टेंगुलर पैनल नहीं होगा, इसलिए L1 मतलब स्क्वायर पैनल होगा, तो L1 और L2 जो है वो दोनों बराबर हैं, यानी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों में इफेक्ट जो पड़ेगा वो मैं आपको जब रेक्टेंगुलर के लिए डिज़ाइन बताऊंगी तब मैं आपको इस बात को क्लियर करूंगी। ठीक है, लेकिन Ln क्या है, Ln क्या होता है, मैंने इससे पहले भी जब आप लोगों को बताया था तो पैनल बताया था, और ये बताया था कि पैनल के चारों साइड में कॉलम के सेंटर होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक साइड देखेंगे तो आपको 2 कॉलम दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें डायग्राम बना के आपको बताती हूँ। जैसे कि ये आपका सपोज ये आप सामने से देख रहे हैं तो आपको जो कॉलम दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, सामने से देखने पर कुछ ऐसा दिखेगा, कॉलम आपको ये दिखेगा। सपोज अगर 5 मीटर का स्पान लिया गया है तो 5 मीटर यहाँ इस सेंटर से इस सेंटर तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। और मान लीजिए ये 100 mm का ये कॉलम है, ये कॉलम भी 100 mm का है। तो जो Ln होता है वो होता है ये बीच का जो खाली लेंथ होता है, इसे हम लोग Ln बोलते हैं। तो अगर ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5 है और ये आपका 5 मीटर है और ये आपका 100 mm है, तो ये जो बीच का एरिया हुआ वो क्या हुआ, 5 मीटर माइनस 100/2 माइनस 100/2, मतलब 5 मीटर माइनस 100 mm, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका Ln होगा। मतलब क्लियर स्पान एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ कॉलम, कैपिटल, ब्रैकेट्स और वॉल्स। कॉलम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कॉलम हेड को ही कहीं कहीं पर हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं। लेकिन Ln की जो वैल्यू है उसके लिए हमें इसके लिए भी चेक करना होता है कि वो कभी भी 0.65 टाइम्स ऑफ L1 से कम नहीं होना चाहिए। L1 जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें m0 चाहिए होता है, अभी के केस में हमारे उसमें L1 और L2 दोनों बराबर हैं। तो मीन्स आपको कैपिटल W भी पता चल गया और L1, L2, Ln भी पता चल गया, मतलब टोटल मोमेंट तो निकाल लेंगे आप। जब टोटल मोमेंट आपने निकाल लिया उसके बाद
एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि यहाँ पर सर्कुलर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो आपको उसको सेंटर से डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपको पता होती है, फेस टू फेस डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ln आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सर्कुलर कॉलम दिया गया है तो डायरेक्टली आप चाहें कि कैप उसका डाया डिवाइड बाई 2, इधर से डाया डिवाइड बाई 2 करके क्लियर स्पान निकाल लें, तो ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको हमें उसके इक्विवेलेंट, मतलब उसी एरिया के इक्विवेलेंट स्क्वायर में चेंज करना होता है, और फिर वो स्क्वायर का जो लेंथ आता है, मतलब जो उसका बी और डी अगर आया तो उसका जो बी डी होता है वो क्रॉस सेक्शन यूज़ किया जाता है, उसका साइड यूज़ किया जाता है ये ln निकालने के लिए। जब मैं इसका केस बताऊंगी तो इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियरली हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ठीक। इसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव डिज़ाइन मोमेंट में भी हमें इसको कट करते हैं। ये सब भी मेंशन है। देखिए ये तो हुआ ln/8 सर्कुलर कॉलम। ठीक है, देखिए ये जो टोटल मोमेंट आया m0 आया, इस m0 को आपको क्या करना होता है, ये टोटल m0 जो होता है वो दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो निगेटिव डिज़ाइन मोमेंट होता है वो होता है 0.65 टाइम्स ऑफ m0, और जो पॉजिटिव मोमेंट होता है वो उसका बचा हुआ होता है m0 में से 0.65 टाइम्स ऑफ m0 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 0.35 टाइम्स ऑफ m0 बचेगा। ठीक है, ये हुआ। ठीक, इसके बाद जो है ये देखिए हमने इस चीज़ को बनाया भी है। अब यही मोमेंट आगे जो है स्ट्रिप्स में कट किया जाएगा। जैसे कि स्ट्रिप में अगर आप देखें तो स्ट्रिप में जब हम लोग कट करेंगे तो कॉलम स्ट्रिप अलग और मिडिल स्ट्रिप अलग, इसीलिए इनिशियल हमने उसको अलग अलग स्ट्रिप्स में कट भी किया था, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिप जो है वो अलग अलग मोमेंट्स को कैरी करेगी। देखिए ये जो निगेटिव मोमेंट है, ये जो आपका पॉजिटिव मूवमेंट है, इस पॉजिटिव मूवमेंट का 60% जो है वो कॉलम स्ट्रिप में जाएगा और जितना बचा हुआ होगा वो मिडिल स्ट्रिप बियर करेगी। सेम इसी तरह ये जो निगेटिव स्ट्रिप, तो टोटल जो निगेटिव मूवमेंट आया, इस निगेटिव मूवमेंट का 75% जो है वो कॉलम स्ट्रिप में जाएगा और बचा हुआ जो होगा वो मिडिल स्ट्रिप जो है वो बियर करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल मूवमेंट निकालते हैं, उसका पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट निकालते हैं। इसके बाद उस पॉजिटिव निगेटिव पार्ट का भी कॉलम में कितना आएगा और मतलब कॉलम स्ट्रिप में कितना आएगा और मिडिल स्ट्रिप में कितना आएगा ये निकालते हैं। इसीलिए इस मेथड को कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये जो अपनी ओर से इन्होंने कोफिशिएंट यूज़ कर दिए हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिकल से ये पता चलता है कि इतना % आ जाता है, तो ये वैल्यूज़ आप लोग डायरेक्टली यूज़ करने को बोला जाता है। ठीक, तो ये हुआ मूवमेंट के कैलकुलेशन के लिए डिस्कशन। अगर कोई रूल बच जाता है तो वो मैं आप लोगों को जब एग्जांपल बताऊंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब जो केस आता है वो आपका आएगा शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स का कैलकुलेशन, कितना शियर स्ट्रेस इसमें आएगा, कितना ये बियर कर सकता है, उसके लिए। ये कुछ इससे पहले भी जो हम लोग 2 वे शियर देखते थे उसके लिए है। तो हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग टाउ सी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टाउ सी का वैल्यू के लिए आपको ध्यान होगा कि टाउ सी डैश इक्वल टू के एस मल्टीप्लाइड बाई टाउ सी होता है, और इसमें जो के एस की जो वैल्यू है वो हमें कैसे मिलती है, ये फॉर्मूला है 0.5 प्लस BC, और इस के एस की वैल्यू जो है वो 1.1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और BC क्या होता है, शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम या फिर कैपिटल का रेशियो होता है। तो अभी तो चूँकि हमारा जो कॉलम है वो हमें मेनली स्क्वायर ही दिए जाते हैं, तो इसका जो रेशियो आ जाता है BC का वो 1 आ जाता है, और 1.5 के एस की वैल्यू, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो इसलिए हम लोग के एस की वैल्यू जो है वो 1 लेकर सॉल्व करते हैं। और टाउ सी की जो वैल्यू होती है वो 0.25 टाइम्स रूट FCK, और FCK की वैल्यू जो है वो इस तरीके का कंक्रीट दिया गया है, इस बात से डिसाइड होती है। मतलब टाउ सी डैश की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे। टाउ V के कैलकुलेशन के लिए
हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। देखिए टाउ वी की कैलकुलेशन के लिए रूल्स अभी भी वही हैं कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ है, और फिर क्रिटिकल सेक्शन और जो आउटर साइड है उसके बीच में जितना एरिया कवर होता है वो एरिया कैलकुलेट करते हैं। चूँकि ऑलरेडी डी डिसाइड हो चुका है इसलिए d/2 डिस्टेंस पर क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन और आउटर के बीच में जितना एरिया कवर हुआ दोनों को माइनस करके हम लोग निकाल लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, मल्टीप्लाइड बाई जो लोडिंग कैलकुलेट की गई है। लोडिंग कैलकुलेशन मैंने नहीं बताया है, अभी आप लोगों को मैं लोडिंग कैलकुलेशन बता दूंगी। लोडिंग जो अभी कैलकुलेट हुआ है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लोड हमें मिल जाएगा कि टोटल लोड कितना आने वाला है। अब ये लोड जो है यही लोड हमारा क्या हो जाएगा, VU हो जाएगा। VU बाई BD करेंगे तो हमें टाउ मिल जाएगा, जहाँ पर B क्या है वो जो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन आया है उसका पेरीफेरी जो है वो B यूज़ किया जाएगा, और D जो है वो आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो यहाँ से हमें टाउ V की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर जब हम लोग टाउ वी और टाउ सी में कंपेयर करते हैं तो अगर टाउ वी की वैल्यू जो है वो कम है, टाउ सी ज़्यादा है, तो ये तो हमारा सेफ केस है, हमें इसमें कोई भी किसी भी तरीके का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है। लेकिन अगर टाउ वी की वैल्यू जो है वो टाउ सी से ज़्यादा आ जाती है लेकिन 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी से कम रहती है तो हमें शियर रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। शियर रेनफोर्समेंट देने के रूल्स सिंपल वही हैं जो हमने बीम में हम लोग जो देते थे, ठीक है, कि अपनी ओर से कोई डाया सेलेक्ट करते थे और उतने लेग्ड प्रोवाइड कर देते थे और उस लेग्ड के बेसिस पर हम लोग स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेते थे और स्पेसिंग को चेक कर लेते थे कि वो विद इन लिमिट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो टाउ वी का वैल्यू है वो 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी से भी ज़्यादा आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, बीम को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। बीम को रीडिज़ाइन करने का मतलब हमें फिर से डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो हमने पहला मेथड आपको बताया, नॉर्मली बीम जो है यहाँ पर उससे जो डी कैलकुलेट होकर आएगा वो यहाँ पर फेल हो जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो जो रेशियो जो लास्ट में मैंने बताए थे वो वैल्यू जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग पहले वाले मेथड से भी करके यहाँ तक डी तक पहुँचते, उस डी से हम लोग यहाँ निकालते और यहाँ पे फेल हो जाता तो 1.5 टाइम से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाती, तो फिर से हमारे हाथ में बात आ जाती है कि हम जो डेप्थ प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे। हमारे हाथ में बात, हम बार बार उसको बढ़ाते हैं फिर चेक करते हैं, ये पूरा काम करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए ये डिसाइड हो गया कि रेनफोर्समेंट देना है, मतलब टाउ वी की वैल्यू जो है वो टाउ सी से तो ज़्यादा आ गई लेकिन 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी से कम रह गई, तो फिर हमें ये बात ध्यान देनी होती है कि जो हमें रेनफोर्समेंट देना पड़ता है वो किसी स्ट्रेस के लिए देना होगा ना, तो शियर स्ट्रेस जो कि अब स्टील बियर करने वाली है, जो शियर के लिए जो हम लोग रेनफोर्समेंट डालने वाले हैं वो जो बियर करने वाली है रेनफोर्समेंट, वो कितना होगा, जो हमने VU कैलकुलेट किया है VU में से माइनस कर देंगे जितना कंक्रीट बियर कर ले जाएगा। तो कंक्रीट कितना बियर कर ले जाता है, टाउ सी मल्टीप्लाइड बाई BD, लेकिन यहाँ पर टोटल टाउ सी यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि देखिए क्लॉज के अकॉर्डिंग भी 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी जितना बियर कर ले जाए वो वैल्यू यूज़ की जाती है। मतलब कि टोटल शेयर फोर्स माइनस 0.5 टाउ सी मल्टीप्लाइड बाई BD, जहाँ पर B क्या है, आपका पेरीफेरी है क्रिटिकल सेक्शन का, ठीक। ये वैल्यू इतना शेयर बियर करने के लिए जितना रेनफोर्समेंट हमें चाहिए उसके लिए स्पेसिंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक चीज़ और जो मिस हो गई वो क्या है कि आपको लोडिंग कैलकुलेशन मुझे बताना है, ठीक है। लोडिंग कैलकुलेशन बताने के लिए कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान देने होंगे कि देखिए फ्लोर की फिनिशिंग का जो फ्लोर की फिनिशिंग के लिए जो डेटा है वो नॉर्मली आपको प्रोवाइड किया जाता है बुक्स वगैरह में। नॉर्मली वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे देता है। अगर नहीं दिया गया है तो भी आप अपनी ओर से उसे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव लोड कितना आना है वो श्योरली बताएगा ही। जिस तरह कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो कॉलम के लोड वो बताता ही है कितने लोड के लिए डिज़ाइन करना है। इसी तरह यहाँ पर कितने लाइव लोड के लिए डिज़ाइन करना है ये बात आपको पूरी तरह से आपको बताई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ वेट ऑफ फ्लैट स्लैब भी आपको बताया जाता है। तो सेल्फ वेट ऑफ फ्लैट स्लैब जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि लेंथ पैनल का लेंथ वगैरह डिसाइड हो चुका है, पैनल का डायमेंशन जो है मतलब उसका डेप्थ कितना है, टोटल डेप्थ कितना है ये डिसाइड हो चुका है। तो टोटल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई 25 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको UDL के टर्म में मिल जाएगा
क्या मिलेगा आपको, डेड लोड मिल जाएगा, फ्लैट स्लैब का डेड लोड मिल जाएगा, उसका सेल्फ वेट मिल जाएगा, प्लस लाइव लोड, प्लस आपका ये फ्लोर का फिनिशिंग। ये पूरा करने के बाद आपको जो स्मॉल डब्ल्यू मिलेगा, अगर आपको ध्यान हो तो m0 के कैलकुलेशन में जो कैपिटल डब्ल्यू यूज़ हुआ था, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई Ln था। तो जो स्मॉल डब्ल्यू है वो यहीं से कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा, यूडीएल के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का अब देखिए नेक्स्ट जो है वो पैटर्न लोडिंग। पैटर्न लोडिंग के लिए करेक्शन करना है नहीं करना है ये आपकी मर्ज़ी होती है। पैटर्न लोडिंग के लिए मेनली हम लोग चेक तब करते हैं जब हमें लेंथ ऑफ कॉलम दी होती है, मतलब हाइट ऑफ कॉलम अगर आपको दे दी गई है तब हमें पैटर्न लोडिंग के लिए चेक करना पड़ता है। पैटर्न लोडिंग क्या होता है कि लाइव लोड लग रहा है अलग से और डेड लोड भी लग रहा है अलग से। तो लाइव लोड और डेड लोड का जो पैटर्न है अगर वो हमारे जो इसमें एक्सेप्टेबल है, जो रेंज आपको बताई जाएगी अगर उसके एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए अलग से करेक्शन दिए जाते हैं। वो करेक्शन जो आएगा उतना करेक्शन हमें अप्लाई करना होता है जो मोमेंट यूज़ हुआ है उस मोमेंट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मोमेंट की कैलकुलेशन से पहले किया जाने वाला स्टेप है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें अल्फ़ा सी की वैल्यू निकालनी होती है और अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू निकालनी होती है। सेफ कंडीशन के लिए अल्फ़ा सी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए अल्फ़ा सी मिनिमम से। तो अब देखें कि अल्फ़ा सी और अल्फ़ा सी मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा सी जो होता है वो समेशन ऑफ के सी डिवाइड बाई के एस। के एस क्या होता है, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ कॉलम का समेशन डिवाइड बाई फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ स्लैब। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ स्लैब अगर आपको लेनी है तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस 4EI बाई L इफेक्टिव वही यूज़ किया जाएगा। तो आई का कैलकुलेशन के लिए चूँकि स्लैब जो है वो रेक्टेंगल है तो BD³ बाई 12, इसमें कैपिटल D यूज़ होगा, मतलब टोटल डेप्थ यूज़ की जाएगी, और B जो होती है वो थिकनेस होती है तो BD³ बाई 12 यूज़ किया जाएगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी। और L इफेक्टिव के लिए जो एक साइड L1 आपने यूज़ कर लिया है तो जो दूसरा साइड जो बचता है L2 वो आपका L इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो सॉरी, KS का वैल्यू तो आपको मिल गया। KC का वैल्यू के लिए क्या होता है, KC का वैल्यू जो होता है वो 2 कॉलम, अगर आप एक फेस देखते हैं तो आपको 2 कॉलम दिखते हैं तो मतलब दोनों कॉलम का KC निकाल के उन्हें प्लस करना होता है, लेकिन दोनों कॉलम जो कि सिमेट्रिकल है इसलिए एक का निकाल लेते हैं और उसी को 2 टाइम्स कर देते हैं। तो एक का अगर आपको निकालना है तो 4EI बाई L, इसके लिए भी आई की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है तो क्रॉस सेक्शन लिया जाता है। यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन जो है कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है अगर वो रेक्टेंगल है तो BD³ बाई 12 यूज़ किया जाएगा, अगर वो सर्कल है तो π/4 d टू द पावर π/64 d टू द पावर 4, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आई की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। L इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉलम की लेंथ मतलब हाइट चाहिए होती है। अब कॉलम की हाइट के लिए देखिए इंड कंडीशंस देखते हैं। जब इंड कंडीशंस देखते हैं तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इंड कंडीशंस में किस तरीके की इंड कंडीशन है। तो जो इंड कंडीशन हम लोगों को हमेशा प्रोवाइड की जाती है वो क्या होती है कि जो इफ़ेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन और अदर जो है वो रोटेशन के लिए फ्री होता है। तो पेज नंबर IS कोड में पेज नंबर 94 पे टेबल नंबर 28 दिया हुआ है, उसमें देखिए L इफेक्टिव इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ 20 टाइम्स ऑफ L लेते हैं, तो वहाँ से हम लोग L इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो हमें L इफेक्टिव मिल गया, इस तरह हमें KC मिल जाता है, KS मिल जाता है और हमें अल्फ़ा सी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इस अल्फ़ा सी की वैल्यू को हमें चेक करना होता है 2 क्राइटेरिया से। जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो डेड लोड और लाइव लोड डिवाइड बाई डेड लोड रेशियो पर है और दूसरा L2 बाई L1 रेशियो पर है। अगर आपको ध्यान हो तो जब इसको मेथड को यूज़ करने के लिए बोला गया था तो उसी जगह आपको बोला गया था कि लाइव लोड डिवाइड बाय डेड लोड का वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये हायर वैल्यू है वो 3 है, ठीक। तो 3 से ज़्यादा नहीं लिया जाना है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बोली गई थी कि जो 2 डायमेंशंस हैं उनका रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीज़न देखिए यहाँ पर भी ये जो दिया गया है वो 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो इन्हीं के अंदर ही होना चाहिए, इस लिमिट के अंदर ही होना चाहिए वैल्यू, तभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो 2 बार हमें ये देखिए अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू जो है दी गई हैं। तो हमें क्या करना होता है 2 क्राइटेरिया से, एक क्राइटेरिया L2 बाई L1 से अल्फ़ा सी मिनिमम 1 निकालते हैं और फिर दूसरा मतलब
लाइव लोड डिवाइड बाय डेड लोड, इस क्राइटेरिया से भी हमें अल्फा सी मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। दोनों से जो कम होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं अल्फा से, उसे जो अल्फा सी मिनिमम है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए अल्फा को, तो सेफ केस होता है। ठीक, कैलकुलेट करने के लिए बस हमें करना क्या होता है, हमें लाइव लोड पता होता है, डेड लोड पता होता है, उनका रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो के करस्पॉन्डिंग लीनियर वेरिएट करके हम अल्फा सी मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह L2 और L1 मतलब एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन, दोनों पैनल की डायमेंशन से भी हमें अल्फा सी मिनिमम निकालना होता है, और वो जो है इस तरह हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो इतने रूल्स सफिशिएंट हैं। एक और रूल है जो बच गया है, वो क्या होता है, जो स्पेसिंग हम लोग लेते हैं, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उसके स्पेसिंग के लिए भी रूल है, जो कि पेज नंबर 59 पे देखिए, IS कोड में पेज नंबर 59 पे 31.7.1 पे उसकी स्पेसिंग के लिए रूल ये दिया गया है कि जो स्पेसिंग है वो स्लैब की थिकनेस का 2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्लैब की थिकनेस का 2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और कि स्लैब की थिकनेस जो है वो मिनिमम आपका जो होता है, मिनिमम जो स्लैब की थिकनेस हम लोग यूज़ करते हैं वो 125 mm, मतलब 125 mm, और मैक्सिमम जितना भी आप प्रोवाइड कर दें उसका मल्टीप्लाई करने के बाद उतने टाइम्स से ज़्यादा नहीं, मतलब ये आपको स्पेसिंग के लिए भी आपको इसके लिए चेक करना होगा। ठीक है, ये रूल्स मैं जानती हूँ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आप एक बार कोशिश करिएगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसके लिए क्लास ले लूँगी। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल भी एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें अभी आपने स्क्वायर पैनल के लिए मैंने आपको बताया स्क्वायर पैनल विदाउट ड्रॉप विदाउट कॉलम हेड, इस केस के लिए मैंने आपको सारे रूल्स बताए हैं। यही सारे रूल्स आपको पूरी तरह से तैयार रखने हैं, ध्यान रखने हैं, उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखकर हमें वो पूरी डिज़ाइनिंग देखनी है। इसके बाद हम बाकी के लिए भी मैं आप लोगों को मतलब बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।